हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में इससे प्रीवियस आपको 9 मॉक टेस्ट मिल चुके हैं। ठीक है, यदि हम लोग ये 9 PM वाली क्लास की बात करें तो इसमें अभी तक हम 9 मॉक टेस्ट ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अभी तक आपने जितना भी हम लोग यहाँ पर क्लास में स्टडी कर रहे हैं उसको रिवाइज़ कर लें, उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि विद इन 2 और 3 डेज़ हम लोग एक स्पीड बूस्टर क्लास लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। एक तरीके से आपका एक टेस्ट रहेगा। अप्रोक्स 200 के क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट किए, तो उसका पूरा हम लोग एक टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको अभी तक लर्न हुआ है, कितनी चीज़ें आप लोग भूल चुके हैं, उसका पूरा एक एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है PDF आपके पास है। ठीक है, टेलीग्राम पर पहुंचा दी गई है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ। ठीक है, या फिर आप वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हो तो यहीं से आपके नोट्स बन जाएंगे, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक टेस्ट ले लेते हैं ताकि जितना भी पढ़ा है वो सारा आपको याद रहे। तो अभी आज के कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने RC कंप्लीट किया था पोयम से रिलेटेड, तो जो स्टूडेंट्स कल का सेशन नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश पैडागोगी विद सोनाली मैम करके एक प्लेलिस्ट रेडी कर दी गई है, उसमें सिर्फ 9 PM वाली क्लासेस है। इससे पहले भी इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस हुई है, तो वो अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आप देखना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। एक पूरा वीक आपका सेशन चला था, स्पेशल सेशन 1 आवर के सेशन थे वो कुछ, तो वो भी आप विजिट करें। उसमें भी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हुए थे, तो उन सारे टेस्ट को मिलाकर कंप्लीट आपका एक टेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है 100 क्वेश्चन का हो सकता है 200 क्वेश्चन का हो, तो सारी प्रैक्टिस आपकी एक साथ एक ही जगह पर हो जाएगी। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। सेशन ये जो क्वेश्चन है आज का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको आंसर यहाँ पर करना है। मैरी, ठीक है, एक टीचर है। मैरी अ यंग टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन हिंदी में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमारी थोड़ी हैबिट बन जाती है कि इंग्लिश को हम जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में ही पढ़ें, और ट्राई करें कि हमारा आंसर डायरेक्टली विदाउट कॉन्वर्जेशन, मतलब कि इसको एक ट्रांसलेट किए बिना हमारा आंसर आ जाए। पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज्ड टू लर्निंग। Every learner is unique and needs to be given a chance to develop to the best of their ability. All learners must learn on their own, या फिर children must enjoy their learning। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? आप चाहे तो एक बार अच्छे से पढ़िए, समझने का ट्राई करिए कि मैरी एक यंग टीचर है जो कि पर्सनलाइज लर्निंग के अंदर विश्वास रखती है, पर्सनलाइज लर्निंग के ऊपर बिलीव करती है। पर्सनलाइज लर्निंग इन द सेंस कि हर एक बच्चे के ऊपर वो ध्यान देकर पढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो सकती है? क्या पॉइंट आपको लग रहा है कि जो एक मैरी जो टीचर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है? तो यहाँ पर हमें सही आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। ठीक है, अब ये डेली बोलने की नीड नहीं होना चाहिए कि प्लीज़ आप सभी कमेंट करिए, इट्स योर ड्यूटी। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे, और मैंने आपको इसका एक बेनिफिट भी बताया था, जब आप कमेंट करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, क्योंकि जब आप चीज़ों को नोट डाउन करते हैं तो वो चीज़ 80% है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेने से या फिर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं तो वो एकदम से हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में माइंड से स्लिप हो जाए। तो यदि आप नोट डाउन करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा समय के लिए अपने माइंड में स्टोर हो सकती है। ये बात है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एवरी लर्नर्स इज़ यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हर एक लर्नर, हर एक स्टूडेंट, हर एक शिक्षार्थी जो होता है यहाँ पर यूनिक होता है। हर एक व्यक्ति के पास अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती है, इसलिए उसे आवश्यकता होती है। एंड नीड्स टू बी गिवन, मतलब हमें उसे देना होता है अ चांस, एक मौका, टू डेवलप द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। उसके अंदर जो भी योग्यता है, उसके अंदर जो भी एबिलिटी, क्वालिटी है, वो अपना बेस्ट परफॉर्म वहाँ पर कर सके। इसीलिए पर्सनलाइज लर्निंग के ऊपर यहाँ पर फोकस किया हुआ है। ठीक है, दूसरे क्यों गलत हुए वो चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमने सिर्फ सेकंड को ही सही क्यों बोला? तो वापस से पढ़ेंगे हम लोग। एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज टू लर्निंग, मतलब हर एक पर्सन जो होता है वो एक्सपोज होता है लर्निंग के लिए, तो कोई सेट नहीं हो रही है वाली चीज़। तीसरा पढ़ते, और लर्नर्स मस्ट लर्न ऑन देयर ओन, वो खुद से सीखते हैं इसलिए पर्सनलाइज लर्निंग करवानी चाहिए। या चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय देयर लर्निंग, वो खुद से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए हमें उन्हें पर्सनलाइज लर्निंग करवानी चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। सही, जो एक सही पॉइंट ऑफ व्यू होता है पर्सनलाइज लर्निंग का, वो चीज़ यहाँ पर यहीं सेट हो रही है कि एवरी लर्नर
इज़ यूनिक, हर एक लर्नर यूनिक होता है, उसे खुद से एक एबिलिटी, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए, उसे एक चांस दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सके, अपना बेस्ट बाहर निकाल सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो सारे क्वेश्चंस मैं आपको डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। चैनल कौन सा है, तो चैनल मैं आपको हर दिन बताती हूँ। देखो इसका पर्पस ये है कि आपके पास हमेशा के लिए नोट्स स्टोर हो जाए, ठीक है। सी टेट, एमपी टेट, लेयर 3 करके 2 चैनल है, लेयर 3 एजुकेशन मंसूर, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको सी टेट, एमपी टेट और जितनी भी टीईटी एग्जाम्स होती है उनका मटेरियल मिलता है। अदर एग्जाम का मटेरियल यहाँ पर आप देखेंगे एमपीएसआई वगैरह का यहाँ पर मैं नहीं देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ सी टेट, एमपी टेट के लिए अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है। और लेयर 3 एजुकेशन से आपको जुड़ना ही है, वहाँ पर सारे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलते हैं, ओके। तो टू एनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। हिंदी में एक्सप्लेन मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यदि आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ी बहुत हैबिट हो गई होगी थोड़ा खुद से एक्सप्लेन करने की, थोड़ा खुद से समझने की। आप इसका आंसर करिए, कमेंट करिए, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ इसका हिंदी मीनिंग क्या है। Give them leadership roles in the class activities, increase the complexity of the curriculum for them to experience a wider variety of languages and opportunities for creativity, promote them to a higher class so that they are exposed to a more difficult syllabus. Option D है introduce a foreign language। क्या आंसर यहाँ पर आपको लग रहा है? अब देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर। टू एनरिच मतलब कि पहुंचना, आप समझ सकते हो उस लेवल को अचीव करना। टू एनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। हिंदी में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी ने यहाँ पर कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो सिलेबस है, पूरा हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी में बोले तो वो कैसा होना चाहिए, जो गिफ्टेड है एंड टैलेंटेड है। टैलेंटेड है मतलब प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो होता है काफ़ी अधिक होता है, मतलब अबोव 110 होता है, 110 से ज़्यादा होता है, तो हम उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कंसीडर करते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, मतलब स्पेशल क्लास हमें इस तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। क्योंकि देखो नॉर्मल बच्चों की तरह वो नॉर्मल क्लास में बैठकर पढ़ रहा है तो उसे बोरियत आएगी। एक नॉर्मल स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मान लो 1 मिनट लगा रहा है, 60 सेकेंड लगा रहा है, उस बच्चे को हार्डली वो 15 सेकेंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो रिमेनिंग जो हमारे 45 सेकेंड है, इस टाइम में बैठकर बच्चा क्या करेगा? गिफ्टेड बच्चा है वो बोर हो जाएगा, उसे वो क्लास धीरे धीरे बोर करने लगेगी और उसका मन उठ जाएगा उस क्लास पे से। तो गिफ्टेड बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? गिव देम लीडरशिप रोल्स इन अ क्लास एक्टिविटी। उसको लीडर बना दो, उसका क्लास का मॉनिटर बना दो कि तुम प्रतिभाशाली हो। नॉर्मली हर क्लास में यही होता है कि जो अच्छा पढ़ता है उसे हम लोग लीडर बना देते हैं। तो क्या ये करना चाहिए उस बच्चे के साथ? इससे दूसरे बच्चे उससे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो उसे पसंद नहीं करेंगे फिर कि ये क्या बात हुई कि ये अच्छा पढ़ता है इसलिए आपने इसे लीडर बना दिया। Increase the complexity of the curriculum for them to experience a wider varieties of languages and opportunities for creativity। हिंदी में इसको समझ रहे हैं। Increase the complexity of the curriculum for them, उस बच्चे के लिए। किस बच्चे के लिए? फॉर देम मतलब उस गिफ्टेड बच्चे या टैलेंटेड बच्चे के लिए। ये आपको कहीं ना कहीं समझ आ रही हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की ये बात हो रही है, जहाँ पर हर बच्चे को एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाना है, प्लस उसे सारी वो जितनी भी चीज़ें होती है जो नॉर्मल बच्चों को लगती है, जो गिफ्टेड बच्चों को लगती है, जो टैलेंटेड बच्चों को लगती है, जिनका आईक्यू कम होता है उन बच्चों को लगती है, जो डिसेबल बच्चों को लगती है, वो सारी सुविधाएं उसी क्लास के अंदर उसी छत के नीचे बैठकर बच्चों को प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करिकुलम, किन बच्चों के लिए? उन गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों के लिए हमें जो है सिलेबस की कॉम्प्लेक्सिटी उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देना चाहिए उन बच्चों के लिए। टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिविटी, ताकि जो वो बच्चा है उससे नई नई चीज़ें सीखने को मिले। देखो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी आया था कि आप गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे जो हैं उनको क्लास में कैसे हैंडल करोगे? तो उन्हें वैसा ही पढ़ने दो जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ाओ। उनको एक्स्ट्रा क्लासेस आप दे सकते हो, उनको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो कि आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो। आपको ये बुक्स पढ़ना है, जैसे कि नॉर्मली 6-7 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसे हम लोग हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, लाइक आईआईटी वगैरह के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं उसी टाइम पर, क्योंकि नॉर्मल बच्चों जितना तो वो ऑलरेडी कवर कर रहा है, एडिशनल वो क्या चीज़ें पढ़ सकता है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सही आंसर हमारा यही लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी आप इसको रोको, एकदम से पढ़कर आंसर नहीं करना है। अभी हमको 3 और 4 भी पढ़ना है, हो सकता है कि 3 और 4 आपको सही लग रहे हो। तो
प्रमोट देम टू हायर क्लास सो दैट दे आर एक्सपोज टू अ मोर डिफिकल्ट सिलेबस। उसको हायर क्लास में प्रमोट कर दो। लाइक बच्चा 3 में पढ़ रहा था, क्लास 3 में पढ़ रहा था, 4 में कर दो, 5 में प्रमोट कर दो, बिना उसके कि 3 पढ़ लिया अब तुम 4th 5th में चले जाओ, ताकि उसे डिफ़िकल्ट सिलेबस मिले। ये भी हो सकता था, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ फॉरेन लैंग्वेज, उसको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर दो। बट आप देखो कि अभी हमको गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। क्या सिर्फ एक प्रमोट करके हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसके सिलेबस में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं, उसे उसके सिलेबस के अलावा और चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या बैठ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोई डाउट हो तो आप साथ के साथ बोलते जाना, वो क्या करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, सेशन के लास्ट में डिस्कस कर लिया करेंगे। हमारा टारगेट ये रहता है कि जितने भी क्वेश्चन अपन पढ़े, चाहे आज 5 क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ें, ठीक है, लेकिन हम लोग टारगेट रखते हैं कि 10 तो हमको मिनिमम करना ही है, ठीक है, तभी हमारा सेशन में बैठने का सेंस रहता है। जितने भी क्वेश्चन करें वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि 100% श्योरिटी है कि एग्जाम में यदि इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखे, ये नहीं इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखे, तो आसानी से आप उसको टैकल कर पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, CAI इसको बोला जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, की ये चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? द सिमुलेशन मोड इज़ वेयर लर्नर्स, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा डीप में पूछ लिया गया, टीचिंग लर्निंग मटीरियल से रिलेटेड ये चीज़ें आती है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। देखो, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, जिसमें हम लोग, चलो मैंने यदि आपको पूरा बता दिया तो आप आसानी से आंसर गैस कर लोगे कि क्या होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि रियल टाइम चीज़ें देख पाते हैं, जैसे कि घर का डिज़ाइन कैसे करना है, तो घर को हम लोग 3D में देखते हैं कि राइट साइड, बिहाइंड, बैक, किस साइड से ये कैसा दिखता होगा। तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मैंने यूज़ किया हुआ एक बार। तो उसमें हमें ये सारी सिमुलेशन मोड पूछा हुआ है। तो सिमुलेट करना मतलब कि आप उसका 3D इमेज देख पा रहे हो, इस तरीके से कुछ रहेगा। तो अब आप इसको ऑप्शन से सेट करना सीखो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने का हमारे टीचिंग में पर्पस क्या है। जैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें या फिर बहुत सारी होती है, उसमें आपको CAI यूज़ करना सिखाया जाता है कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे किसी मशीन का डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले मशीन का डिज़ाइन आप कंप्यूटर बैठकर इस प्रोग्राम के थ्रू उस पूरे मशीन का डिज़ाइन करोगे, ठीक है। उस मशीन को डिज़ाइन करने के बाद उसको बनाया जाता है, पहले ही पूरा सेट कर दिया जाता है। जैसे कि गाड़ी वगैरह बनाई जाती है, हम लोग बाइक बना रहे हैं तो बाइक का इंजन वगैरह सब कुछ पहले ही इस मशीन पर बना दिया जाता है, पूरा देख लिया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन को अपन अच्छे से फोकस करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम्स एंड फिनोमिना। सेकेंड है रिसीव बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय क्वेश्चन विद इमीडिएट फीडबैक, अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज विद रिपीटेशन प्रैक्टिस, या गेट अ प्रॉब्लम। अब आप बताइए कि जैसे मैंने आपको बताया कि CAI एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को 3D फॉर्म में देख सकते हैं। 3D इन द सेंस कि आप इस पे जब यूज़ करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ लाइक अभी आपके सामने, आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते पूरा CAI को, ताकि इस तरीके के और भी क्वेश्चन बने कि ये बॉक्स है, ठीक है, तो ये 3D इमेज है, तो मैं आपको ये बताऊंगी इसके पीछे होगा, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा, 9 इसके फलक है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना। तो अब हम इसको CAI पर लेकर जाएंगे, तो आप इसके सारे फलक जो होते हैं, सारे जो इसके पार्ट है, 1 2 3 4 5 जितने भी होते हैं, 36, इस तरीके से करते हैं ना हम लोग, 6 की पावर 2, एक फलक पर कितने भाग हो सकते हैं, डाइस पर, डाइस बोलते हैं हम लोग इसको, तो 36 होते हैं। तो उसको आप पूरा 3D में वहाँ पर देख पाओगे कि कैसे होते हैं, 2 डाइस पर कैसे 36 डिज़ाइन बन सकते हैं, इस तरीके से कुछ होता है। तो पूरा CAI हमें क्या बताता है, एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फिनोमिना। पूरा रियल में यदि वो चीज़ आपके सामने होगी तो वो आपको किस तरीके से दिखेगी, पूरा उसका रियल टाइम आपको पूरा दिखा दिया जाता है। एक तरीके का रियल टाइम ये सिस्टम होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, आप एक काम करिएगा, एक CAI करके आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको पूरा दिखा देगा कि सॉफ्टवेयर कैसा होता है। इमेज पर जाकर क्लिक करना, इमेज में डायरेक्टली आपको इसका थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली वहाँ पर समझ जाएगा कि CAI किस तरीके का होता है। तो बच्चों को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं, किसी भी डिवाइस के बारे में सिखा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसको 3D में जाकर सिखा सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली,
ऑप्शन नंबर मतलब आपको कमेंट करते रहना है ना, मैं सभी का कमेंट चेक करूँगी कि किस किसने कमेंट किया है यहाँ पर। टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स टू लिसन टू इट और टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड द कवर द सिलेबस इन द क्विक टाइम। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 4 इसको मैं काट रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इस बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करना बहुत गलत होता है, इसलिए अपन इसको हटा ही रहे हैं। वापस से 3 ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। हर एक लाइन का एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना क्या एक टीचर की ड्यूटी होती है। टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर निर्मित करना ताकि उस लैंग्वेज को मीनिंगफुली एक नेचुरल इन्वायरमेंट में वो यूज़ कर पाए, आउट ऑफ द स्कूल जाकर भी वो उस लैंग्वेज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो ये चीज़ सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो सकता है। होल्ड करो, ऑप्शन नंबर 3 पर आओ। टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर टू लिसन इट, मतलब कि बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दो और बच्चों को बोलो मेक अ लर्नर लिसन टू इट, मतलब कि बच्चे उसे ध्यान से सुने। तो क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मेन चीज़ का फोकस हमारा किस पर होना चाहिए कि बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल दिखाना यहीं से हटा देना था आपको। और टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए, अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल सिचुएशन, मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हैं वो देख ले क्वेश्चन को एक बार पूरा। स्क्रीन पर ये शो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एक बार मैं आंसर यहाँ पर बोल रही हूँ। इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो, नहीं तो PDF तो आपको मिल ही रहा है। आगे बात करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, आंसर तो चलो आपने देख ही लिया होगा। इट इज़ अ जनरली बिलीव्स दैट अ लैंग्वेज टीचर यूजेज अ ब्लैंक ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग। एक लैंग्वेज टीचर जो होता है, ये हमसे कहीं ना कहीं लेसन प्लानिंग वगैरह इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीचर को किस तरीके से टीच करना, माइक्रो टीचिंग बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो जनरली बिलीव दैट ये माना जाता है कि अ लैंग्वेज टीचर यूजेज अप ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग। क्लास टीचिंग में टीचर जो है कितना टाइम यूज़ करता है, टीचिंग में कितना टाइम लगाता है, वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो देखो इसका सही आंसर हमने दिख रहा है 2/3 मतलब कि लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लेक्चर 60 मिनट 1 आवर का है तो टीचर को कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट टीचर जो है कक्षा में पढ़ाएगा। रिमेनिंग 20 मिनट डिस्कशन के होंगे। 20 मिनट डिस्कशन के इन द सेंस कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के, वहाँ पर टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेगा उस लैंग्वेज में। पर्टिकुलर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में टीचर बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाएगा। जो भी चीज़ें बच्चे ने आज पढ़ी है उसमें उनसे डिस्कस करेगा कि तुमने आज क्या क्या सीखा। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेट करना बच्चों को सिखाएगा। बच्चों के कोई डाउट है तो वो सॉल्व करेगा। तो रिमेनिंग 20 मिनट डिस्कशन के होते हैं और 40 मिनट यहाँ पर टीचिंग के होते हैं। तो 2/3 टीचिंग हमको करनी होती है। तो इट इज़ जनरली बिलीव दैट अ लैंग्वेज टीचर यूजेज अप 2/3 ऑफ द टाइम ड्यूरिंग क्लास टीचिंग। ओके, क्लियर है ये वाली चीज़? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी यूज़ ब्लैंक टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड विद इन अ डिफाइनाइट टाइम ऑफ स्पान। डिस्क्रिप्शन, नरेशन, रिफ्लेक्शन, डायलॉग। यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ राइटिंग की बात हो रही है। ठीक है, वी यूज़ टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड विद इन अ डिफाइनाइट टाइम ऑफ स्पान। यहाँ पर हम बात करने का जो समय लेते हैं उसमें एक डिफाइनाइट, हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है, उस फिक्स टाइम ऑफ स्पान में एक छोटा सा स्पान मतलब एक पीरियड होता है, छोटा सा टाइम होता है जिसमें हमें अपना पूरी बातचीत को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन होगा, नरेशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा या फिर डायलॉग होगा। तो इसका सही आंसर है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। वी यूज़ डिस्क्रिप्शन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड विद इन अ डिफाइनाइट टाइम स्पान। तो मैं आपको 4 टाइप के यहाँ पर सिखा रही हूँ, उन चारों में से एक डिस्क्रिप्शन होता है। इसको हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास में एक डॉग आया है, इसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं। 4 टाइप की राइटिंग होती है, किस तरीके से किसको टैकल किया जाता है। सबसे पहली होती है नैरेटिव, दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव, जो अभी हमारा आंसर था कि फिक्स टाइम में हमें अपना पूरा बात बताना होता है। परस्यूएसिव होती है और एक होती है एक्सपोजिटरी। तो सबसे पहले मैं आपको एक डॉग के बारे में बता रही हूँ। अब मैंने डॉग के ऊपर A to Z सब कुछ चीज़ें लिखी है। टेल अ स्टोरी विद अ बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड। अब मैंने डॉग के बारे में एक कुछ स्टोरी लिखी है, एक जनरल लिखा है जिसमें मैंने डॉग की A to Z सारी जानकारी आपको बताई है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ डॉग से। ठीक है,
आपको ज़्यादातर डॉग के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। मैंने अपना जो इंटरेस्ट है, मेरी जो हॉबी है कि मुझे पेट एनिमल पालना बहुत पसंद है, उसमें मैंने डॉग अपने घर में पाल रखा है, तो मैं उसके बारे में सब बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा वहाँ पर, तो दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव राइटिंग, ठीक है। टेल्स अ स्टोरी विद द बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि माई फेवरेट पेट वॉज अ डॉग नेम्ड सॉक्स, आई गॉट हिम व्हेन ही वॉज अ पपी। मतलब मेरा फेवरेट डॉग जो है उसका नाम सॉक्स है, वो जब छोटा था तभी मैंने उसे ले लिया था, तभी वो मुझे मिला था। मेरे साथ वो हमेशा जाता है, वी वेंट एवरीवेयर टुगेदर, हम लोग हमेशा साथ साथ जाते हैं। अवर फेवरेट प्लेस वॉज द क्रिक, मेरा हम दोनों का मतलब अवर मतलब मेरा और मेरा पेट एनिमल जो सॉक्स है, ठीक है, उसका जो होता है फेवरेट प्लेस क्रिक, हमें वहाँ जाना बहुत पसंद है। आई वुड थ्रो अ स्टिक्स इनटू द वाटर, सॉक्स वुड रन एंड फेच देम, ठीक है। अब जब भी मैं पानी के अंदर स्टिक्स डालती हूँ तो डॉग जल्दी से, देखो डॉग अगर हम लोग पाल लेते हैं तो उसको डॉग नहीं बोला जाता, उसका नाम से बुलाया जाता है। तो सॉक्स है, तो वो सॉक्स क्या करता है, पानी के अंदर जल्दी से दौड़ता है और उसे पकड़ कर लेकर आता है। तो एक स्टोरी टाइप हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, टेलिंग अ स्टोरी विद अ बिगिनिंग, मिडिल और एंड एट द एंड। मतलब कि मैंने पूरा बता दिया अपने डॉग के बारे में कि हम लोग कैसे रहते हैं, हमें क्या पसंद है, हमें घूमना बहुत पसंद है, हमें ये चीज़ें बहुत पसंद है, हमें ये करना बहुत पसंद है। दैट्स कॉल्ड नैरेटिव। आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो अगेन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब मेरे घर में डॉग है तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, डॉग के बारे में बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज लिटिल, लाइक पुरानी बात बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी, आई हैड अ डॉग नेम्ड रेक्स, मतलब मेरे पास एक डॉग हुआ करता था जिसका नाम रेक्स है। ही हैड वन ब्लू आई एंड वन ब्राउन आई, उसके एक आंख ब्लू थी और एक आंख भूरी ब्राउन थी। हिज कॉट वॉज अ वार्म ब्राउन, ठीक है, और ही वॉज द रंट ऑफ द लिटर, और ही वॉज स्मॉल बट ही वॉज अ स्मार्ट। मतलब यहाँ चीज़ें क्या बताई हुई है कि उस जो डॉग है उसकी एक स्टोरी बता रही हूँ मैं। एक स्टोरी मतलब कि मेरे पास वो हुआ करता था, उसके अंदर ये क्वालिटी थी, उसकी आइस ऐसी थी, काफ़ी वार्म ब्राउन था वो, वार्म ब्राउन इन द सेंस कि उसकी बॉडी, ठीक है। तो ही वॉज द रंट ऑफ द लिटर, और ही वॉज स्मॉल बट ही वॉज वेरी स्मार्ट। पर छोटा था लेकिन काफ़ी स्मार्ट वो हुआ करता था। तो ये हमारी क्या हो गई, डिस्क्रिप्टिव होगी, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में बताया, इवन आँखों तक को भी मैंने यहाँ पर चीज़ को क्या कर दिया, डिटेल में एक्सप्लेन। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा हमें क्या बोल रहा है, एक्सपोजिटरी क्या होता है, गिवन फैक्ट, एक्सप्लेन आइडियाज़, डायरेक्शन और टर्म्स। यहाँ पर हम लोग जो डॉग होते हैं, लाइक पैट एनिमल होते हैं, तो एक पैट एनिमल में लेडी उसका एक टाइप होता है। तो जितने भी टाइप के डॉग हैं तो हम उनका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि लेडी टाइप के जो डॉग होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनकी आइज़ बहुत छोटी होती है, उनके कान बड़े होते हैं, पूँछ लंबी होती है। तो मतलब एक पर्टिकुलर, एक मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि टेक्निकल बात कर रहे हैं, फैक्ट हम लोग जहाँ पर प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोजिटरी। ये चीज़ क्लियर है। पहले में हमने क्या देखा, नैरेटिव में मतलब कि मैंने उसके बारे में थोड़ी एक जानकारी लिख दी, ठीक है, बिगिनिंग मिडिल और उसको ख़त्म कर दिया। डिस्क्रिप्टिव में मैंने उसके बारे में बताया कि वो मेरे पास हुआ करता था, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हुआ करती थी, तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव हो गई। एक्सपोजिटरी में क्या हो गया, मैंने कुछ फैक्चुअल बात बताई, फैक्चुअल इन द सेंस कि मैंने उसके बारे में कुछ फैक्ट बताया, लाइक 3 टाइप के जो डॉग होते हैं। आप लोग मेरे पास पैट एनिमल डॉग खरीदने आए तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्टिकुलर जो डॉग है, ये जो इसकी ये क्वालिटी है, यदि आप ये वाला लेते हैं, इस प्रजाति का लेते हैं तो इसकी ये क्वालिटी होगी। तो वहाँ पर कुछ फैक्ट बात की जा रही है, ठीक है। गिव्स फैक्ट, एक्सप्लेन्स आइडिया, डायरेक्शन और टर्म्स, तो ये एक्सपोजिटरी होती है। उसके बाद परस्यूएसिव क्या होती है, परस्यूएसिव ये होती है कि ट्राइज टू कन्विंस द रीडर टू सपोर्ट एंड ओपिनियन। लाइक एक मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो उससे हमें सेटिस्फाई करवा देते हैं कि आपको आपकी लाइफ में ये करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं। तो ये परस्यूएसिव भी यही चीज़ होती है। अब मैं लोगों को कन्विंस कर रही हूँ, जब मैं डॉग की स्टोरी सुना रही थी तो मैं लोगों को कन्विंस कर रही हूँ कि आई बिलीव एवरीवन शुड हैव अ डॉग, शुड ऑन अ डॉग, मतलब हर एक के पास अपना एक डॉग होना चाहिए। वो हमारे घर की रक्षा करता है, वो हमारे साथ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है। मैं जब स्कूल जाता हूँ तो वो, जब मैं घर आता हूँ तो मुझे एंटरटेन करता है। इस तरीके से मैं लोगों को कन्विंस कर रही हूँ कि हर एक के पास क्या होना चाहिए, डॉग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा परस्यूएसिव हो गया, ठीक है। चारों चीज़ें क्लियर है, एक बार आप देख लो। पहला क्या है, नैरेटिव है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, तीसरा हमारा एक्सपोजिटरी है और फोर्थ है हमारा परस्यूएसिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, वी यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड विद इन अ डिफाइनाइट टाइम ऑफ स्पैन, मतलब कुछ समय पहले हमारे साथ कुछ हुआ था, उस टाइम को हम लोग एक्सप्लेन करें, उस टाइम की हम लोग बात बता रहे, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्टिव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आगे मूव करते हैं, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू,
ठीक है, अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग. ओके, learners reading silently and asking comprehension question, teaching learners to run a finger or pencil under the line being read, और ऑप्शन डी है asking the children to the text aloud. देखो क्वेश्चन को एक बार और समझो, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्योंकि सिर्फ इतना सा दिया है. रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू. आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो? जब बच्चा पढ़े तो उसको एक अच्छे तरीके से पढ़े. कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स होता है एक व्यापक लेवल पर पढ़ना. ठीक है, तो हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, क्या ये पर्पस होता है जब हम बच्चों को रीडिंग करवा रहे होते हैं, लाइक हम बच्चों को लेसन रीड करने को बोल रहे हैं. दूसरा होता है लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. बच्चा खुद से साइलेंटली मम करके पढ़े, मतलब चुपचाप पढ़े और उससे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकें, इसलिए हम लोग उनको आरसी करवा रहे होते हैं. और अगला देखते हैं टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बिंग रीड. टीचर जो होता है बच्चों को बोलता है कि जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करे या फिर उसको पेंसिल से मार्क करते हुए पढ़े कि कौन सी लाइन उन्होंने पढ़ी है, या फिर आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड. तो अब आप समझो इसको कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है. एक बार मैं पूरा स्क्रीन पर लेके आ रही हूँ क्वेश्चन को. देखो पूरा तो नहीं आएगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो ऑप्शन आप देख सकते हैं. अब आप समझने का ट्राई करिए कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है. देखो तुक्का लगाने से पहले आप थोड़ा सा सोचना कि हमसे पूछा है आरसी के बारे में, हम लोग आरसी क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या चीज़ हमारे अंदर इम्प्रूव होती है, वो चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है. तो क्या लगा आपको, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए ए, बी, सी और डी में से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब डी आंसर यहाँ पर सही क्यों हुआ उसको समझने का ट्राई करते हैं. हम बच्चों को जब कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव, हम लोग बच्चों के अंदर कैसे, जब हम लोग उनको कॉम्प्रीहेंशन करवा रहे हैं तो वो कब सक्सेसफुल हो सकता है. ठीक है, कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, कैसे हो सकता है? हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक्स वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग. बच्चा बहुत सॉफ्टली पढ़े, सॉफ्टली इन द सेंस कि ऐसे धीरे धीरे सॉफ्ट वे में पढ़े, बिल्कुल नॉर्मल. जबकि हम लोग क्या बताते हैं कि जब बच्चा स्पीक कर रहा है तो वो बिल्कुल अपना गेस्चर, अपना पोस्चर वैसा रखे जैसा पढ़ रहा है. एक बार मैंने आपको बताया भी था कि वीर रस क्या होता है. ठीक है, वीर रस में हमारे अंदर एक वो वीरता वाली भावना आ जाती है, तो हमारा गेस्चर पोस्चर भी वैसा ही हो जाता है. लाइक बच्चों को हम लोग झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनकी स्टोरी पढ़ा रहे हैं, उनका जीवन जीवनी जो है वो बढ़ा रहे हैं. तो बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है उसके बातों में ही वीर रस आ जाना चाहिए. तो सॉफ्टली रीड करना सब चीज़ों को, वो चीज़ गलत हो जाएगी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली, बच्चे साइलेंटली पढ़े, बिल्कुल. तो ये चीज़ भी गलत हो रही है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब बच्चों को लेसन पढ़ने को बोला जाता है तो हम तो उनको बोलना सिखाते हैं कि बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं. तीसरा ऑप्शन देखो, टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर, बच्चों को पेंसिल और इस तरीके से मार्क करने को तो टीचर बोलता ही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया. ऑप्शन डी ही बच रहा है कि आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड. जब तक हम बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते तब हमें क्या करना होता है, दैट टाइम हमें बच्चों को अलाउड, मतलब जोर जोर से बोलना होता है. इससे बच्चे की प्रोनाउंसिएशन पावर जो है कि किस तरीके से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, और साथ ही बच्चा किस तरीके से शब्दों को बोलना है, कहाँ पर इंटोनेशन और इन सब का ध्यान देना है, मतलब वॉइस में कहाँ उतार चढ़ाव आना चाहिए, वो सारी चीज़ें होगी. तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. DISE स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इन्फोटेक सिस्टम फॉर एजुकेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, या फिर डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिव सिस्टम फॉर एजुकेशन. ठीक है, ये जैसे नेशनल लेवल पर एजुकेशन सिस्टम होते हैं, फिर हमारे स्टेट लेवल पर होते हैं, वैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है. तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है. इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन. ठीक है, हमारे जिले के स्तरीय, जिला स्तरीय आप बोल सकते हो. डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन मतलब जिले में शिक्षा के क्या क्या नियम पद्धतियाँ होने चाहिए वो हमारे DISE के पास होती है, और वहीं से पूरे जो तहसील वगैरह जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी रीजन्स होते हैं वहाँ पर पहुँचती है. तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर किसके लिए? एजुकेशन के लिए. ये हमारा DISE होता है. आगे बात करें, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर, देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया है ये. अ हिंदी स्पीकिंग टीचर इन अ पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, सिंस शी डजंट नो द लोकल लैंग्वेज शी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम शी शुड.
हिंदी स्पीकिंग टीचर है प्राइमरी स्कूल का, उसको राजस्थान में पोस्ट किया है, वो राजस्थानी लैंग्वेज वहाँ की नहीं जानता है। ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या कर सकता है? फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, use the child's language as a resource while teaching, encourage the child unity to learn standard Hindi, try to get a posted in a Hindi speaking area। टीचर क्या करेगा? टीचर यहाँ पर दिया है कि ऐसे उसको रिसोर्स यूज़ करेगा। रिसोर्स मल्टीलिंगुअल हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि टीचर क्या कर सकता है? बच्चों की मदद लेकर, या फिर जब बच्चे बहुत सारे अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज को जानते हैं और टीचर जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज को नहीं जानता है, तो टीचर यहाँ पर एज अ रिसोर्स उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। तो कितनी ही बार हमने ये क्वेश्चन किया जिसमें हर बार कहीं ना कहीं हमें रिसोर्स शब्द जो है वो क्या देकर जाता है? हिंट देकर जाता है। तो ये शब्द, ये एक कॉमन वर्ड, की वर्ड है जिससे आप मदद ले सकते हैं कि आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगी कि जब भी हिंदी स्पीकिंग टीचर होता है उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जाता है जहाँ पर उसकी नेटिव लैंग्वेज जो होती है उसे नहीं आती है। तो टीचर क्या कर सकता है? बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको रिसोर्स की तरह यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स कीवर्ड आपको याद रखना, ये मल्टीलिंगुअल का फंडा है, फॉर्मूला है, जहाँ पर ऐसे टीचर ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरीज इन स्कूल हेल्प्स डेवलप द लव और स्किल ऑफ इन स्टूडेंट्स। मतलब एक लाइब्रेरी जो होती है, जहाँ पर स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है, वो बच्चों के अंदर कौन सी स्किल को इम्प्रूव करती है? राइटिंग को, रीडिंग को, स्पीकिंग को, या फिर कम्युनिकेटिव को? दिस इज़ योर होमवर्क। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल, लाइब्रेरी आपको हिंट मिल गई है, वो बच्चों की कौन सी स्किल को इम्प्रूव करती है? LSRW में से आपको राइटिंग दे रखी है, रीडिंग दे रखी है, स्पीकिंग दे रखी है और कम्युनिकेटिव दे रखी है। ठीक है, लिसनिंग इसने इसलिए हटा दिया क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि लिसनिंग तो सुनना तो होता नहीं है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है कि लाइब्रेरी का कार्य क्या होता है, और आप रीज़न के साथ कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार और मैं आपको जितने भी 9 क्वेश्चन हमने किए उनका आंसर बता रही हूँ। मैरी अ यंग टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक दैट, वो क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि हर एक लर्नर यूनिक होता है और हर एक को अपनी एबिलिटी, हर एक को अपनी, जो बोल सकते हैं कि जो भी उसके अंदर शक्ति है, एक क्वालिटी है, उसको दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। टू एनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, हम उन लर्नर्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं जो काफ़ी गिफ्टेड, जिनका IQ बहुत ज़्यादा है, जो काफ़ी टैलेंटेड है। तो उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में सिमुलेशन मोड का मीनिंग क्या होता है? सिमुलेशन मोड क्या होता है? जहाँ पर हम लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लैंग्वेज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करना बच्चों को, तो टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि लैंग्वेज टीचर जो है कितना टाइम यूज़ करता है, तो 2/3 टाइम उसका टीचिंग में यूज़ होना चाहिए, अदर उसका कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है। तो 2/3 आप यहाँ पर देख लें। 30 मिनट का भी सेशन है तो यहाँ पर हमारा देख लो आप कितने मिनट यहाँ पर बच रहे हैं। 2/3 मतलब कि 20 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट का है तो 20 मिनट वो पढ़ा दे और 10 मिनट कम्युनिकेशन कर ले। अगला है वी यूज़ टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड विद इन अ डिफाइनेट टाइम ऑफ स्पान। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है जहाँ पर डिफाइनेट टाइम में हम लोग अब कुछ जो भी चीज़ें हुई होती है पास्ट में उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय, जब बच्चा अच्छे से लाउडली उस टेक्स्ट को बोलता है, पढ़ता है। DIAC डाइस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट पोस्टेड, तो उसको एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। ओके, और ये आपका होमवर्क है जो आप कमेंट करके बताएंगे कि द प्रोविज़न ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल हेल्प डेवलप द लव और स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, इसका PDF अभी तो मैंने सेम ओनली 10 क्वेश्चन ही करवाएं, जब हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं इसका PDF पूरा आपको सेट 5 बनाकर दे दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े एंड थैंक यू एवरीवन कि आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे, क्योंकि RC पढ़ाना और एक सेशन में जहाँ पर हम लोग लाइव डिस्कशन नहीं कर सकते तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो थोड़ा मेरे अंदर फियर भी था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी उसको, बट
बहुत अच्छा हमारा वो सेशन रहा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।